नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का दौरा रहने वाला है। बागेश्वर और अल्मोड़ा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:45 पर आपदा राहत कार्य का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसके साथ ही विभिन्न विकास कार्य और परियोजनाओं का भी इस दौरान स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, इसकी लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज बागेश्वर और अल्मोड़ा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:45 पर आपदा राहत कार्य का निरीक्षण वो करने पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन हो रहा है और काफी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। यही वजह है कि लगातार निरीक्षण यहां करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहत आपदा कंट्रोल रूम वो पहुंचे थे, वहां उन्होंने जायजा लिया था। लेकिन आज क्या कुछ कार्यक्रम, इसकी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बागेश्वर और अल्मोड़ा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10:45 पर आपदा राहत कार्य का निरीक्षण वो करते नजर आने वाले हैं। विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का भी इस दौरान स्थलीय निरीक्षण होगा। सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुदीप जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर हैं। आज वो करीब 11:15 सोमेश्वर अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं, जहां जो राज्य सरकार की योजनाओं हैं, आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण, राहत बचाव कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे। और 12 बजे वो आज भाजपा के जिला कार्यालय बागेश्वर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर में उपचुनाव भी होना है। मुख्यमंत्री का बागेश्वर से विशेष तौर पर लगाव किया, लिहाजा चुनाव कार्यक्रम में जो तैयारियां चल रही हैं, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करेंगे। और करीब 6 बजे तक 5:45 तक मुख्यमंत्री वापस आएंगे देहरादून, जहां सशक्त उत्तराखंड के तहत युवा कल्याण और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में वो शामिल हो। ठीक है, और सीएम के साथ साथ कौन कौन से भी नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं, जो उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? जी देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं तो जो भाजपा का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय टोटा और जो पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर रहे महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, वो भी आज बागेश्वर आ सकते हैं, ऐसी जानकारी। बिल्कुल। और कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी, किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे और वहां पर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली गई थी। और आज भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी सुदीप जी, यानी कि यहाँ आपदा को लेकर किस तरीके से संजीदा है सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं और पिछले एक माह में करीब 6 बार आपदा कंट्रोल रूम आ चुके हैं। चाहे उत्तरकाशी हो, चमोली हो या कोटद्वार हो, वो एन मोमेंट पे जैसे ही मौसम अलाउ करता है, जैसे ही मौसम का इशारा मिलता है, वो सीधे रवाना होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की संजीदगी है। और इसीलिए आज वो अल्मोड़ा के जो सोमेश्वर विधानसभा है, जहाँ की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य है, उस क्षेत्र का भी निरीक्षण करेंगे और सोमेश्वर से ही बागेश्वर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। राजधानी देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर। आज स्कूल रहेंगे बंद। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। इसका ये बड़ा ऐलान आज कर दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूहों और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के रूप में तोहफा प्रदान किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को इस योजना के अंतर्गत व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं प्रदेश में वर्तमान में तमाम महिला समूह कार्यरत हैं, जिनके द्वारा विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है। हालांकि कई बार इनको सही बाजार न उपलब्ध होने के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के उसी बयान की निंदा की है जिसमें अजीज कुरैशी कहते दिख रहे हैं कि गंगा यमुना नर्मदा को मैया कहना गलत है। सीएम धामी ने कहा है कि जिस नदी स्वरूप मां पर जीवन निर्भर है, ऐसे बयान कोई मायने नहीं है। माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही हैं। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है। जो वैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। माँ गंगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के तमाम हिस्सों में हालात बेहद खराब हैं। प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। दरअसल सीएम धामी दिल्ली से देहरादून पहुंचने के बाद अचानक आपदा कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के साथ ही प्रदेश की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही अधिकारियों को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जहां भी आपदा आई है वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने कमान संभाली है। इसके अलावा जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए सरकार एक योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया है, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है। तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो। इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करने के बाद सब लोगों। वहीं टिहरी से एक बुरी खबर सामने आई है। टिहरी जिले के चंबा में पार्किंग के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर गया। इस हादसे में मलबे में कई वाहन दब गए। एक कार सवार 3 लोग और 2 अन्य भी इस मलबे में दब गए, जिसमें शवों को कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बरामद कर लिया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही आसपास के भवनों को नोटिस देकर खाली करवाया गया है ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो सके, और इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रही है। टिहरी चंबा हाईवे पे चंबा मार्केट के निकट जो पार्किंग है वहाँ पर एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए समस्त डिपार्टमेंट्स, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर, जिला प्रशासन सभी मौके पर गए और 6 जेसीबीज, एक पोकलैंड, 8 डंपर लगाकर हमने करीबन 12 घंटे हमारा सर्च अभियान चला, जो 1:30 बजे शुरू हुआ था करीबन और रात 1:30 बजे तक चला है। इसमें कुल 5 शव हमने बरामद किए हैं और सभी को पंचनामा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 4 शव जो हैं उनको परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गए हैं। जो एक फाइनल जो शव है उसके परिवारजन अभी लेंगे शव को और मुआवजे की धनराशि भी वितरित की गई है। साथ ही जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के आसपास के जो संवेदनशील घर हैं उनको भी हमने 4 ऐसे मकान हैं उनको हमने खाली कराया है।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ता दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 और 24 अगस्त का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 23 को देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश और बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। वहीं भारी भूस्खलन के कारण ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 एक दिन से बंद है। भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आने से हाईवे सिलबड़ में बंद है। वहीं हाईवे को खोलने के लिए कार्यदायी संस्थान MGCPL के कर्मचारी कड़ी मशक्कत भी कर रहे हैं। वहीं देहरादून, हरिद्वार से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी जिले तक की लाइफलाइन मानी जाने वाले इस रोड के बाधित होने से जनता को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रकों और अन्य वाहनों के खड़े रहने से जहां दूध, सब्जी और राशन की आपूर्ति ठप हो गई है, वहीं स्कूल और कार्यालयों में जाने वाले शिक्षक कर्मचारियों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उद्यमियों से संवाद किया। सीएम धामी ने उद्यमियों को उत्तराखंड को अपनी कर्म भूमि बनाने का आह्वान किया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड को देश में तेजी से विकास करने वाला राज्य भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी ही हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संवाद के दौरान प्रमुख उद्यमियों ने भी अपने सुझाव रखे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में निवेश पर सहमति जताई। दिल्ली में जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने फिर से हरीश रावत पर भरोसा जताया है। नई कांग्रेस कार्य समिति में उत्तराखंड से हरीश रावत और गणेश गोदियाल को जगह मिली है। हरीश रावत को जहां स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, तो वहीं अध्यक्ष गणेश गोदियाल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इन नेताओं को केंद्रीय कार्य समिति में स्थान मिलने पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि इससे उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में अपनी गुटबाजी जो है वो चरम पर है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी राष्ट्रीय दल होने की वजह से कांग्रेस को प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा है, लेकिन इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस तो जब चुनाव आते हैं तभी सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि उसे चुनाव में अपना फेस सेविंग करना होता है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसका कैंडिडेट ही खड़ा ना हो, इसलिए उनको अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी धरातल पर कर उनका कोई ऐसा काम नहीं है, उनका संगठन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश की उनकी कार्य समिति है, प्रदेश के पदाधिकारी अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उनका डिक्लेरेशन नहीं हुआ है और चुनाव सर पर है, उपचुनाव भी सामने हो रहा है। तो जहाँ तक उनके 2 लोगों को CWC का सदस्य बनाया गया है, उनके लिए बधाई की पात्र है। वो कांग्रेस को उत्तराखंड राज्य से प्रतिनिधित्व मिला, ये उनके लिए बड़ी बात है। पहले तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलता नहीं था, लेकिन उनको जो प्रतिनिधित्व मिला है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर सनी को 2 करोड़ 60 लाख रुपए समेत अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीती 17 अगस्त को दिल्ली में
अपनी एक पैतृक संपत्ति बेचकर आए पीड़ित ने थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में रखे 2 करोड़ 60 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। मामले में पुलिस ने तेजी से जांच की और प्रॉपर्टी डीलर को चोरी की गई समस्त धनराशि के साथ अरेस्ट कर लिया। रायपुर थाना पुलिस मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी भेज रही है। वही जानकारी के मुताबिक इस मामले में पीड़ित की भी गलती सामने आ रही है, जो कि इस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे और देहरादून में प्रॉपर्टी देखते समय कैश से भरा बैग भी अपने साथ रखते थे। 19 तारीख को एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था न्यू डिफेंस कॉलोनी में जो रहने वाली हैं मीनू गोयल उनके द्वारा, और उसमें कुछ जेवर और कुछ कैश चोरी की के बारे में उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था। हमने इस पूरी टीम वर्कआउट करने के लिए 4 टीमें गठित की थी और लगभग 250 CCTV फुटेज को हमने खंगाला, देखा, उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने पर इसमें एक मुलजिम है सन्नी पुत्र लेखपाल। ये आपका मूल रूप से तो ये जनपद मेरठ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आपका रायपुर सहजदारा गंगोत्री बिहार सहजदारा का रहने वाला है। कॉर्बेट पार्क में अवैध रूप से 6000 पेड़ काटने और अवैध निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों ना मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपरियाल भी खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई भी हुई और कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। देहरादून निवासी अनुपंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ये कहा था कि कॉर्बेट पार्क में 6000 पेड़ों के कटान के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी गई है। 6 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से भी ये कहा था कि वह कॉर्बेट पार्क में 6000 पेड़ों के कटान के प्रकरण पर सभी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और बताएं कि किन लोगों की लापरवाही और संलिप्तता से ये कार्य हुआ है। पंत है एक समाजसेवी देहरादून का, उन्होंने ये जनहित याचिका दाखिल करी थी वर्ष 2021 में, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो 6000 पेड़ों की इलीगल फेलिंग हुई है, जो एक टाइगर सफारी के नाम पर एक अनैतिक और अवैधानिक कंस्ट्रक्शन हुआ है कॉर्बेट में, इन सब मुद्दों को हाईलाइट करते हुए जनहित याचिका फाइल हुई थी, जिसमें 6 जनवरी 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव महोदय को यह निर्देश दिए थे कि वो विभिन्न रिपोर्ट जो इंक्वायरी हुई हैं 6000 पेड़ों के पातन पर, उसको जो है माननीय न्यायालय में जमा करें और बताएं कि किन का नाम आया है सामने, किन्होंने ये गलत काम किए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्य सचिव महोदय ने रिपोर्ट तो काफ़ी माननीय उच्च न्यायालय के सामने जमा करी, परंतु कार्रवाई जिन पर करनी थी उनके नाम लेने में उन्होंने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी का नाम नहीं लिया, जिनका नाम हर इंक्वायरी रिपोर्ट में आया, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट है उनमें आया है, और एनजीटी ने एक डीजी फॉरेस्ट के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसमें उनका नाम आया है। अभी प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी माननीय तत्कालीन वन मंत्री का नाम आया। एसटीएफ ने विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग की मुखिया महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला के ऊपर 61,500 का इनाम भी घोषित था और गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त में 2 साल से फरार चल रही थी। इसके साथ ही एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने ये बताया है कि इस महिला पर पहले से ही 10 से 11 मुकदमे दर्ज है और इस गैंग के 3 सदस्यों को पहले ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है और 2 सदस्य अभी भी फरार है, जिसके लिए एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। जल्दी उन लोगों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इन्वेस्टिगेशंस हैं और लगभग करोड़ों रुपए से अधिक का इसका मामला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री अमित पवार के नेतृत्व में मंगलवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के विरोध में एमपीजी कॉलेज मसूरी में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं के एडमिशन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर सीयूईटी को नहीं हटाया जाता
तो वह अपने आंदोलन को उग्र रूप से देने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, आज हमने अपने महाविद्यालय एमपीजी कॉलेज मसूरी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है। हमने महाविद्यालय में तालाबंदी करी है और हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री एचएनबी यूनिवर्सिटी से हमारी यही मांग है कि जो उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लागू करी है सीयूटी, उसके माध्यम से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस फॉर्म को नहीं भर पाए और उनका एडमिशन नहीं हो पाया कहीं ना कहीं किसी कारणवश। और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतना संभव नहीं है कि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र हैं और कई समस्याएँ हैं। इंटरनेट जैसी सुविधाएँ वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों का अभाव है जिस कारण बच्चे सीयूटी फॉर्म नहीं भर पाए और उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पुराने जैसे मेरिट के आधार पर एडमिशन होते थे, एक बार पुनः मेरिट के आधार पर एडमिशन हो, क्योंकि ये दिक्कत है इस टाइम जैसे आपने इन्होंने एकदम से सीयूटी ये लागू कर दिया है, ये जिसके एक भी ये मात्र एमपीजी कॉलेज मसूरी का एक मात्र ऐसा कॉलेज है कि जो मतलब यहाँ पे आपकी ये विधानसभा आती है, 3 विधानसभा उनके अंदर ये बना हुआ है एक ये मात्र कॉलेज। और यहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं, पहाड़ी ये क्षेत्र से आते हैं। ये जिन्हें सीयूटी के एग्जाम के बारे में पता नहीं था। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ सीयूटी का, मैं चाह रहा हूँ ये लागू हो पर अगले साल से हो और इससे पहले आप ये जागरूकता अभियान ये चलाया जाए इसके ऊपर। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड की ये बच्चों को ये 50% आरक्षण ये दिया जाए, ये मांग हमारी। मांग है कि सीयूटी के लिए जो है लागू कर रखा है, लेकिन उसे अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, अगले साल से वो शुरू किया जाए। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र जहाँ से मैं आती हूँ, मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें ये सूचना नहीं मिली थी कि सीयूटी के बेस पे भी एडमिशन होगा कॉलेज में। तो मैं चाहती हूँ मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन हो। हमारी इधर ऐसा है कि कभी कभी 1 हफ्ते तक लाइट नहीं होती है। दूसरी बात है, साइबर कैफ़े नहीं है और काफ़ी चीज़ें सुविधा नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब 3 तहसीलें हैं, जो कि मतलब मसूरी में एक एमपीजी कॉलेज है, तो हमारे 3 तहसीलों से बच्चे आते हैं एमपीजी कॉलेज में पढ़ने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।